नमस्कार दोस्तों, राइज़ अप अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम यूपी पीसीएस मेंस पेपर 6 की क्लास पढ़ रहे थे, व्यक्तिगत कारणों से जो है कक्षाएँ बाधित रही थी, लेकिन दोबारा शुरू की जाती है। देखिए, जैसा कि आपके पेपर की जो डेट है, मान के चलिए आप लास्ट मार्च आपका जो है मेंस पढ़ने वाला है, ठीक? और लेकिन मान लीजिए कि आप मेंस वाले हैं तो अच्छी बात है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका मेंस नहीं हुआ है, प्री नहीं हुआ है, तो आप अगली परीक्षा के लिए भी अभी पर्याप्त टाइम है, तो कम से कम यूपी के पेपर 5 और 6 को तो ही ख़त्म कर ही दें। तो ठीक है, हमने 4 टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद 5वां टॉपिक आज पढ़ेंगे, जो कि 5वें टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार एवं एक जिला एक उत्पाद नीति है। देखिए दोस्तों, इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हाँ, लोक वित्त और राजकोषीय नीति पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा-सा कर सुधार देखेंगे और उसके बाद हम ओडीओपी ओडीओपी पॉलिसी देखेंगे, ठीक? तो हो सकता है कि ओडीओपी पॉलिसी अगले वीडियो में जाए, तो देखते हैं इसमें। देखिए, इस टॉपिक से एक ही प्रश्न आया हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना क्या है? उसके बारे में पूछा है। 8 अंकों का जो है 2023 में पूछा गया था, ठीक? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जैसा कि सभी चीज़ों में इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन के पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोक वित्त क्या होता है, एक सामान्य जानकारी के लिए। देखिए, लोक वित्त अर्थशास्त्र का वह क्षेत्र होता है जहाँ पे सरकार की आय एवं व्यय के विषय में अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो सरकार के राजस्व होती है, व्यय होती है, ऋण होती है एवं वित्तीय प्रशासन होता है, ये जो होते हैं यही सेक्टर होते हैं लोक वित्त के। इन्हीं को मिला लिया जाए तो ये एक प्रकार की जो पॉलिसी होती है लोक वित्त के अंतर्गत होती है, ठीक? तो सरकार कैसे प्रकार से राजस्व इकट्ठा करती है, कैसे जो है बजट के माध्यम से जो है अपनी आय को खर्च करती है, और अगर मान लीजिए कि बजट के स्रोत हमारी राजस्व से नहीं प्राप्त हो सकते हैं, तो ये हम सार्वजनिक ऋण यानी उधार लेती है सरकार कल्याणकारी कार्यों के लिए। और ये वित्तीय प्रशासन, वित्तीय अनुशासन कैसे बनाए रखती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक? तो बाकी महत्व मतलब देखा जाए तो भाई आर्थिक, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान सरकार है या भारत देश है, तो ये एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य है। तो आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करना, मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, रोजगार सृजन करना, क्षेत्रीय संतुलन करना, ओवरऑल वेलफेयर का काम करना, इस सरकार का काम ही होता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो ये महत्व हो जाएगा, ठीक? तो अब यहाँ पे तो मैंने ये जनरल जानकारी बता दी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, ये टॉपिक क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा निष्कर्ष मैंने लिखा है कि लोक वित्त किसी भी राज्य की आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ होती है। यह राज्य की आय व्यय व्यवस्था, बजटीय अनुशासन और विकास की प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, में लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति के आर्थिक सुधार एवं समावेशी विकास की में दिशा तय करती है। देखिए, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य है, तो जीडीपी में थर्ड लार्जेस्ट है, तो इस वजह से क्या कहते हैं, ये भारत के लिए अच्छा होगा, ये यही मोटा मोटी जो है इंट्रो कहता है, ठीक? तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स ऐसे याद करिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आय व्यय व्यवस्था, बजटीय अनुशासन, विकास की प्राथमिकता। इस प्रकार से आप कीवर्ड्स में याद कर लेंगे इंट्रो, तो वहाँ पे लिखने में आसानी रहेगी, सोचना नहीं पड़ेगा, देखिए मेंस में टाइम नहीं रहता इतना, ठीक? अब देखिए, लोक वित्त की प्रमुख संरचना देखते हैं कि राजस्व की संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं मेन बॉडी में, ठीक? तो राजस्व प्राप्तियाँ क्या है, जैसे कि कर राजस्व है, जीएसटी है, वैट है, स्टाम्प है, शुल्क है, मोटर वाहन कर है। गैर कर राजस्व क्या है, जल कर, खनिज, रॉयल्टी, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। बाकी व्यय पक्ष में देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय कहाँ कहाँ पे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सिंचाई में, कृषि में, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में। पूंजीगत व्यय, ठीक? पूंजीगत व्यय जो कि पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन करेगा। आधारभूत संरचना का निर्माण, सड़क, ऊर्जा, औद्योगिक गलियारे, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, इन सब चीज़ों पर खर्च होगी। तो आप देख रहे हैं कि क्या हम यहाँ पे बातें क्या हो रही है कि यहाँ पे आय की बात हो रही है कि सरकार की आय कैसे होगी, यानी कि प्राप्तियाँ तो कर से प्राप्त करेगी, गैर कर स्रोतों से प्राप्त करेगी। फिर हम देखेंगे कि व्यय व्यय पक्ष में राजस्व पक्ष हो जाएगा, पूंजीगत व्यय हो जाएगा, ठीक? तो राजस्व जो होगा वो प्रकार से खर्च हो जाएगा, उससे किसी प्रकार का जो है पूंजीगत टाइप की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन पूंजीगत व्यय से क्या होगा, वो भविष्य में जो है रिटर्न देता है, तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह हो गया। तो ये सामान्य सा था, ठीक है? अब देखते हैं यूपी की राजकोषीय नीति, ठीक? फिस्कल पॉलिसी यूपी की क्या है। यूपी की राजकोषीय नीति का उद्देश्य राज्य की राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना है, विकास को गति देना। सामान्य सी बात है कि राजकोषीय घाटा को नियंत्रित कर लेना है और विकास को गति देना। अब देखिए, इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं, तो ये एफआरबीएम के जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था, उसके अंतर्गत ये निर्धारित किया गया था कि राजकोषीय घाटा घाटा जो होता है वो जीडीपी का 3% होना चाहिए। तो यहीं पे यहाँ पे हमारे प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, उसका भी यही लक्ष्य है कि जीएसडीपी के 3% के भीतर हमारा राजकोषीय घाटा जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक? बाकी ऋण प्रबंधन, व्यय अनुशासन पर बल, सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय में वृद्धि,
ठीक। और इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि और निवेश रोजगार व्यय को प्रोत्साहन देना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे कृषि, एमएसएमई, रोजगार, आधारभूत ढांचा, इन सब में विकास। तो ओवरऑल हम क्या देखेंगे, सरकार की राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति जो है एक प्रकार से क्या काम कर रही है, वेलफेयर का काम कर रही है, विकास को गति प्रदान कर रही है, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का काम कर रही है। ठीक, तो ये हो गया प्रदेश सरकार की बात। अब देखिए हम देखते हैं कर एवं आर्थिक सुधार। ठीक, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। निवेश मित्र पहल का नाम तो आपने सुना होगा। इन्वेस्ट यूपी एवं ईज ऑफ डूइंग के माध्यम से उद्योगों की स्थापना की सरल प्रक्रिया बनाना। ठीक, औद्योगिक नीति 2022, 25 क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाना, 25 क्षेत्र इसके लिए चिन्हित किए गए। डिजिटल वित्तीय प्रबंधन, आईएमएफ आईएमएफ आईएफएमएस, ई बजट, ई ट्रेडिंग प्रणाली, ये सब चीज़ें डेवलप की जाएंगी। ठीक, ताकि डिजिटल वित्तीय प्रबंधन किया सके। राजस्व प्रशासन में सुधार, संपत्ति पंजीकरण में ऑनलाइन व्यवस्था, भूलेख डिजिटलीकरण। ठीक, आगे आपने सुना होगा, आई दृष्टि वगैरह में पढ़ा भी होगा, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। ठीक, इसमें जो है 38 लाख करोड़ से अधिक का निवेश का प्रस्ताव दिया गया। ट्रिपल पी मॉडल पर विशेष पर परियोजनाएं, आधारभूत ढांचे में निजी क्षेत्र। देखिए आपने उत्तर प्रदेश में पीपीपी मॉडल के बारे में आपने सुना होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सब में देखा होगा, बहुत ज़्यादा विकास किया जा रहा है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से जो है परियोजनाएं जो लॉन्च की जाएंगी वो भी सुधार के अंतर्गत ही आएंगी। ठीक, अब देखते हैं हमने कि हम की उपलब्धियाँ क्या क्या रही हैं इसकी। वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शिता, राजस्व संग्रहण में वृद्धि, जीएसटी स्टाम्प में सब चीज़ों में वृद्धि हुई है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित स्तर प्राप्त हुआ है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण हुआ है। ठीक, जो लोकल बॉडीज़ हैं उनका सशक्तिकरण हुआ है। राज्य के जीएसडीपी में 6 से 7% के बीच वृद्धि, काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ रेट 6 से 7% के बीच उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। ठीक, तो ये सब सारी उपलब्धियाँ हो गई। अब हम कुछ चुनौतियाँ देख लेते हैं कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं। देखिए कर संग्रह की सीमित क्षमता, राजस्व संग्रह की सीमित क्षमताएँ हैं, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असमानता है, सामाजिक क्षेत्रों में व्यय की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश की कमी, निवेश क्रियान्वयन में बाधाएं, भूमि अधिग्रहण एमएसएमई तक कम पूंजी पहुंचना, आधारभूत ढांचे की जो कमजोरी है वो चीज़। ठीक, मजबूत आधारभूत ढांचा नहीं है अभी, मानव संसाधन स्किल की कमी, ये सब सारी चुनौतियाँ हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसका एक सारगर्भित कंक्लूजन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जो सरकार होगी उसकी लोक वित्त और राजकोषीय नीति जो होगी ओमकार सुधार, इसका एक सारगर्भित निष्कर्ष देखेंगे कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम लोग वैसा निष्कर्ष लिख दें। ठीक, तो इसमें हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में लोक वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। पारदर्शी राजकोषीय नीति, निवेश उन्मुख दृष्टिकोण एवं सामाजिक व्यय में वृद्धि से राज्य की तीव्र विकास की दिशा में अग्रसर है। सतत सुधार एवं वित्तीय अनुशासन के साथ भारत में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है कि वित्तीय प्रबंधन, आर्थिक सुधार, इन सब में उल्लेखनीय प्रगति की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और सतत सुधार एवं वित्तीय अनुशासन के साथ जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाने में मतलब हेल्प करेगा। सिंपल सी बात है। बाकी उत्तर प्रदेश में हम कुछ टैक्स रिफॉर्म के बारे में देख लेते हैं। ठीक, अभी तक हमने क्या देखा कि आर्थिक सुधार, वित्तीय नीति और लोक नीति, राजकोषीय नीति, ये सब देख लिया। अब हम टैक्स रिफॉर्म के बारे में देखते हैं। देखिए यूपी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ वर्षों में कर सुधारों के माध्यम से राजस्व वृद्धि, पारदर्शिता एवं निवेश अनुकूल वातावरण बढ़ाने की दिशा में कठोर कदम उठाए हैं। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, जीएसटी का प्रभावी क्रियान्वयन। जीएसटी लागू होने के बाद कर संग्रहण प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल हो गई, जैसे कि ई वे बिल, इनवॉइस, जीएसटी पोर्टल में पारदर्शिता। आपने सुना होगा कि जीएसटी का प्रभावी क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक, दूसरा क्या होगा, डेटा एनालिटिक्स में एआई आधारित निगरानी, जैसे कि फर्जी ई बिलिंग और बाकी टैक्स चोरी रोकना, ये सब भी उद्देश्य में सफल रहा है। ठीक, अगला देखते हैं ई गवर्नेंस का आधारित कर प्रशासन, कर भुगतान, पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया, ऑनलाइन समय लागत एवं भ्रष्टाचार में कमी, ये सब भी हुआ। ठीक, आगे मोटर वाहन कर एवं खनन कर में सुधार हो गया। ठीक, कर भुगतान प्रक्रिया डिजिटल हुई, राजस्व हानि में कमी हुई। ठीक, आगे स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण सुधार, ई स्टाम्प एवं ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली से संपत्ति में लेन देन पारदर्शी। ठीक, तो क्या हुआ कि स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण में भी सुधार किया गया, मतलब यहाँ पे ई स्टाम्प प्रणाली एवं ऑनलाइन पंजीकरण वगैरह से सुधार हुआ है। ठीक, अब अगला परिणाम इसका क्या होता है कि परिणाम इससे क्या होगा, कर संग्रह बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार होगा, पारदर्शी प्रशासन होगा, व्यापारी अनुकूल वातावरण बनेगा। ठीक, इस तरह से आप मतलब पॉइंट्स में याद करेंगे चीज़ों को तोड़ तोड़ करके, तो ये लिखने में आसानी रहेगी। देखिए यहाँ पे प्री आपको कितना भी आता हो, लेकिन मेंस में आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए।
और प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये आपको ये समझ लेना पड़ेगा। और ऐसे कहने से नहीं काम चलेगा, पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक। और कंक्लूजन में क्या हो जाएगा, कर सुधारों, लोक वित्त को सशक्त बनाना, डिजिटलीकरण, पारदर्शिता एवं प्रशासनिक सुधार, ठीक। इसके माध्यम से क्या होगा, यूपी वित्तीय रूप से सक्षम एवं निवेश उन्मुख राज्य के रूप में उभर रहा है। सिंपल सी बात है, इन सब चीज़ों से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, एक अगला टॉपिक है ओडीओपी। तो ओडीओपी नीति हम लोग आज ही ख़त्म कर लेते हैं, ताकि ये टॉपिक 5 कवर हो जाए, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएं। देखिए, ओडीओपी नीति जो है, एक जिला एक उत्पाद नीति, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये उत्तर प्रदेश की इतनी अच्छी पॉलिसी है, इसको आगे चल के भारत सरकार ने भी अपना ली, ठीक। तो ये इंट्रो जो है उत्तर में लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय उद्योगों और पारंपरिक उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए 2018 में ओडीओपी नीति प्रारंभ की। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को पहचान, संरक्षण, वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान करना है। यह नीति राज्य की आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलित विकास की मतलब दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। तो सामान्य सा यहाँ पे क्या है कि ये राज्य की जो विशिष्ट संस्कृति है उसको बढ़ावा देना, पहचान, संरक्षण एवं वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाना, तो बाकी स्थानीय उद्योगों का संरक्षण, पारंपरिक उत्पादों को प्रोत्साहन देना, ठीक। ये हो गया उत्तर प्रदेश की ओडीओपी पॉलिसी, ठीक। तो इसके उद्देश्य इंट्रो में भी हमने कुछ उद्देश्य देखे, इंट्रो देखे। अब उद्देश्य को हम लोग अलग से देखते हैं। देखिए, उद्योग में क्या है, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार एवं दक्षता में विकास, प्रत्येक क्षेत्र जिले की पारंपरिक शिल्प एवं उत्पाद को प्रोत्साहन देना, आय में वृद्धि एवं स्थानीय रोजगार का सृजन करना, मेक इन यूपी और वोकल फॉर लोकल की भावना को बढ़ावा देना, ठीक। ये सारे उद्देश्य हो गए। एमएसएमई को भी सशक्त बनाना, निवेश और निर्यात और निवेश को बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना, ठीक। ये सब सारे उद्देश्य हो जाएंगे। अब देखिए, प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी कि जिला विशिष्ट उत्पाद चयन किया गया, परंपरागत पहचान के आधार पर, जैसे भदोही की कालीन, मुरादाबाद का पीतल हो गया, ठीक। कौशाम्बी के अमेठी के मोद उत्पाद हो गया, सुल्तानपुर के, इस तरह की चीज़ें। वित्तीय सहायता, राज्य सरकार द्वारा ओडीओपी इकाइयों को ऋण, कम ऋण पर ब्याज जो है, सब्सिडी, मार्केटिंग सहायता, ये सब चीज़ें दी गई। इसके अलावा प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, जैसे कि उद्यमियों को उत्पादन, तकनीक, डिजाइन एवं पैकेजिंग में प्रशिक्षण दिया गया। ओडीओपी एक्सपो एवं मेले, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, ये सब पे व्यापारिक मेले लगाए गए। ई कॉमर्स को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक। जिसमें कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, यहाँ भी आप देखेंगे कि जेम पोर्टल पर जो है ओडीओपी उत्पाद उपलब्ध हैं, ठीक। इसकी उपलब्धियाँ क्या हैं, समावेशी विकास सुनिश्चित हुआ, किसान महिला सशक्तिकरण हुआ, प्रवासन पर रोक लगा ना, जो लोग कमाने बाहर चले जाते थे, प्रवासी हो जाते थे, इससे रोजगार ही बढ़ा, लाखों कारीगरों को स्वरोजगार में प्रशिक्षण मिला। यूपी के निर्यात में 2023-24 में 2.5 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ, ठीक। ओडीओपी को भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया गया। देखिए, जो मैं शुरुआत में कह रहा था, इसको भारत सरकार ने भी अपना लिया, इतनी अच्छी पॉलिसी थी। महिला उद्यमिता एवं ग्रामीण उद्योगों को सशक्त बनाया और विपणन प्रोत्साहन के लिए 5 अलग स्थानीय उत्पादों का प्रसार हुआ, ठीक। इसकी क्या चुनौतियाँ हैं, मार्केटिंग नेटवर्क वीक है, ब्रांडिंग में सुधार की आवश्यकता है, आधुनिक तकनीकों को अपनाने में कमी है, उत्पाद की गुणवत्ता मानकीकरण को चुनौती है, ठीक। निष्कर्ष क्या हो सकता है, ओडीओपी के में बारे में एक अच्छा सर्कल पर निष्कर्ष देखते हैं कि ओडीओपी नीति उत्तर प्रदेश की आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्थानीय उद्योगों को सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, न कि एक हिस्टोरिकल जो है स्टेप है। यह न केवल पारंपरिक उत्पादों को नया जीवन दे रही है, बल्कि युवाओं को स्वावलंबी बना रही है। निरंतर नवाचार, प्रशिक्षण और वैश्विक मार्केटिंग के साथ ओडीओपी भारत की निर्यात शक्ति में बदलने की क्षमता रखती है। सिंपल सी बात है, मतलब कुल मिला के अपने आप में एक बहुआयामी लाभ समेटे हुए है ओडीओपी नीति। एक प्रकार से बहुत ही अच्छी रणनीति, मतलब पॉलिसी है। तो इस प्रकार से आप पॉइंट्स फॉर्म में ऐसे ही याद कर बनाएंगे नोट्स, तो आपको निश्चित ही लाभ होगा, एग्जाम में याद आएगा। बाकी लिखना तो आप सीख ही चुके हैं, बाकी बस पॉइंट्स को अधिक से अधिक रिवीजन मारें, जितने डायमेंशन हो सके याद करें कि प्रश्न कैसा भी आ जाए आप लिख दें, ठीक। चलिए दोस्तों, फिर इसी के साथ फिर जो है हम लोग यहीं पे अपनी बात समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो आपका टॉपिक 6 पर होगा, ठीक है। धन्यवाद।